नमस्कार। हिमाचल प्रदेश पर हमारी जानकारी की इस यात्रा के छठे पड़ाव में आपका स्वागत है। नमस्कार। जैसा हमने पिछली बार भी देखा था, ये जो श्रोते हैं हमारे, इनकी खासियत है कि लेखक ने सीखने वालों की सुविधा के लिए ना एक एक पंक्ति में ही सारी महत्वपूर्ण जानकारी पिरो दी है। हाँ, ये तरीका काफी सीधा और संक्षिप्त है, याद रखने में आसान। बिल्कुल। तो आज हम इसी शैली में आगे बढ़ते हुए हिमाचल की कुछ खास नदियों और उनकी सहायक नदियों पर ध्यान देंगे। जी, आज हम व्यास की कुछ सहायक नदियों पर बात करेंगे, फिर चंद्र और भागा का संगम देखेंगे, कैसे चिनाब बनती है, और आखिर में रावी नदी के उद्गम पर भी थोड़ी बात होगी। हाँ, क्योंकि नदियां तो हिमाचल की जीवन रेखा है एक तरह से। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें इनके उद्गम, रास्ते और कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में जरूरी तथ्य देते हैं। संक्षिप्त हैं पर काम के हैं। चलिए तो फिर ब्यास से ही शुरू करते हैं। स्रोत में लिखा है कि युत्थान नाम की एक नदी है, वो कीले घाटी में ब्यास से मिलती है। हाँ, युत्थान। और एक सिल्वर नदी का भी जिक्र है जो मंडी में ब्यास में मिलती है। अच्छा। इसके अलावा स्रोत कुछ और बर्फ से पिघलकर बनने वाली धाराओं के नाम भी बताता है, जैसे आना, बरेर, बर्थगंगा, चांस। चांस, ये नाम थोड़े अनोखे लग रहे हैं। हाँ, मारिया, पेट्रिकुल और जस्थान भी हैं। और एक जगह लिखा है, वर्षा आधारित सहायक नदियों के लिए ऑलवेज चार्जेस। ऑलवेज चार्जेस, ये तो अंग्रेजी शब्द है। हाँ, ये थोड़ा अस्पष्ट है। हो सकता है कोई स्थानीय नाम हो जो ठीक से लिखा नहीं गया हो, ये शायद कोई और मतलब हो। खैर, ये नाम दिखाते हैं कि ब्यास को पानी कई छोटी बड़ी धाराओं से मिलता है। सही बात है। अच्छा, अब चंद्र और भगा नदियों पर आते हैं। स्रोत कहता है कि चंद्र नदी बारालाचा दर्रे के दक्षिण पूर्व से निकलती है। जी, और भागा नदी उसी दर्रे के उत्तर पश्चिम से। स्रोत में दर्रे का नाम बरगाचा टास लिखा है, जो शायद बारालाचा पास ही है। अच्छा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों नदियां तांडी नाम की जगह पर मिलती हैं। ऊंचाई भी दी है 2286 मीटर। पंगी घाटी में स्रोत में प्रवेश बिंदु का नाम ट्राइंग लिखा है। हाँ, ट्राइंग संभवतः थिरोट जगह हो सकती है। ये काफी आम है कि पुराने स्रोतों में नामों की स्पेलिंग थोड़ी अलग हो। हाँ, ये तो होता है। तो ये पांगी घाटी से बहती है और फिर संसारी नाले पर चंबा को छोड़कर कश्मीर की पदर घाटी में चली जाती है। अच्छा, तो ये कश्मीर में चली जाती है। हिमाचल में इसका सफर कितना लंबा है? स्रोत बताता है कि हिमाचल में ये सिर्फ 122 किलोमीटर बहती है, लेकिन इसकी कुल लंबाई तो काफी ज्यादा है, 1200 किलोमीटर। सिर्फ 122 किलोमीटर हिमाचल में? लेकिन फिर भी स्रोत ये कहता है कि आयतन मतलब पानी की मात्रा के हिसाब से ये हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है। ये कैसे? हाँ, ये बात चौंकाने वाली लगती है, पर ये सच है। असल में इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो बहुत ऊंचाई पर है और बहुत बड़ा है। स्रोत के अनुसार 61,000 वर्ग किलोमीटर। ओहो, 61,000 वर्ग किलोमीटर? हाँ, तो वहाँ बर्फबारी बहुत होती है, और गर्मियों में जब वो सारी बर्फ पिघलती है तो नदी में पानी का वॉल्यूम जबरदस्त हो जाता है। इसलिए कम दूरी बहने पर भी ये आयतन में सबसे बड़ी है। समझ आया अब। मतलब ग्लेशियरों का पानी मुख्य स्रोत है। जी, स्रोत में कुछ प्रमुख नालों का भी जिक्र है जो इसमें मिलते हैं, जैसे लाहौल में म्यार नाला, स्रोत में मेजर मुल्ला लिखा है, और पांगी घाटी में सैचर नाला। ये भी इसके आयतन को बढ़ाते हैं। और ये नदी आगे जाकर कहाँ मिलती है? ये आगे पाकिस्तान में मिथनकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। अच्छा, स्रोत में कुछ जगहों के नाम भी हैं इसके किनारे? उदयपुर, किलार, डोडा, रामबन। हाँ, ये सब चिनाब के किनारे बसे हैं। और कोकसर गांव का जिक्र अलग से है कि वो चंद्र नदी के किनारे है, मतलब चिनाब बनने से पहले। ठीक है, तो ये हुई चिनाब की कहानी। अब अंत में रावी नदी के बारे में क्या जानकारी है स्रोत में? रावी का उद्गम बताया गया है बड़ा भंगाल। ये कांगड़ा जिले का एक बहुत ही दुर्गम ऊंचाई वाला इलाका है। बड़ा भंगाल, हाँ। हाँ, और स्रोत इसके दाहिने किनारे की कुछ सहायक नदियों के नाम देता है। नाम थोड़े स्रोत में अजीब लिखे हैं, बुथिस्डिड, सानो और रुंडाहन रेफ्यूज। ये नाम तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहे। हाँ, लगता है ये बुढ़िल, साहो और टुंडाहन नदियों के नाम हैं जो शायद ठीक से दर्ज नहीं हुए। हो सकता है बलजेडी और स्यूल का भी जिक्र हो, पर वो साफ नहीं है। और बाई किनारे से मिलने वाली एक सहायक नदी का नाम चर्चिंड नेला लिखा है। चर्चिंड नेला? ये शायद चिरचिंड नाला होगा। बहुत संभव है, चिरचिंड नाला। तो ये थी ब्यास, चिनाब यानी चंद्रभागा और रावी नदियों से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो हमारे स्रोत ने एक एक लाइन में बताई हैं। वाकई
ये तरीका तथ्यों को जल्दी से समझने में मदद करता है। बिल्कुल, ये संक्षिप्त बिंदु हमें नदियों के भूगोल का एक खाका तो दे ही देते हैं, कहाँ से निकली, कहाँ मिली, क्या खास बात है। जैसे चिनाब का हिमाचल में रास्ता छोटा पर पानी सबसे ज्यादा, या रावी का बड़ा भंगाल जैसे मुश्किल इलाके से निकलना। हाँ, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि इन एक एक लाइन के पीछे कितनी कहानियां छुपी होंगी। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये तो घाटियों को बनाती हैं, लोगों को जोड़ती हैं, जीवन देती हैं। सही कहा। इन नदियों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व भी उतना ही गहरा होगा जितना भौगोलिक। बिल्कुल। शायद इन एक पंक्ति तथ्यों से आगे बढ़कर इन कहानियों को खोजना भी एक दिलचस्प यात्रा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश की जीवन रेखाएं, यहाँ की नदियां और जंगल। हाँ, बिल्कुल। आज हम कुछ नोट्स और अंशों से हिमाचल की रावी और स्वान नदियों, यहाँ के वनों और कुछ गर्म पानी के चश्मों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अच्छा। मकसद यही है कि इन सोर्सेज से जो खास बातें पता चली हैं उन्हें जरा आसानी से समझें। तो चलिए रावी नदी से शुरू करते हैं। सोचिए, सिकंदर के इतिहासकारों ने भी इसे हाइड्रोट्स या इरावती कहा था। हाँ, ये नाम बताते हैं कि रावी का ऐतिहासिक महत्व कितना ज्यादा है। और भूगोल के लिहाज से देखें तो हिमाचल में इसकी कुल लंबाई है कोई 158 किलोमीटर। हाँ, 158 किलोमीटर। हाँ, और इसका जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जहां जहां से पानी इसमें आता है, वो करीब 5451 वर्ग किलोमीटर है। ओह, 5451 वर्ग किलोमीटर, ये तो काफी बड़ा इलाका हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये दिखाता है कि नदी कितने बड़े भूभाग को सपोर्ट करती है। और इसी के किनारे तो वो ऐतिहासिक चंबा शहर बसा है। सही कहा, चंबा शहर। और ये नदी चंबा जिले में ही लगभग 130 किलोमीटर बहती है। 130 किलोमीटर? अच्छा। हाँ, और फिर खेरी नाम की जगह पे हिमाचल छोड़कर पंजाब में एंटर करती है। भरमौर, माधोपुर, ये जरूरी जगहें भी इसी के किनारे हैं। और रावी अकेली नहीं है, इसमें बुढ़िल नदी है, तंतगरी नदी है, ये सहायक नदियां आके मिलती हैं इसमें। अच्छा, ये ट्रिब्यूटरी नदियां भी बिल्कुल, हाँ। इनसे इसका पानी और बढ़ता है, जो आगे चलकर मैदानी इलाकों में सिंचाई के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। रावी के बाद एक और जरूरी नदी है ऊना जिले की स्वान नदी। उसका भी जिक्र है हमारे नोट्स में। हाँ, स्वान नदी ऊना जिले में बहती है मुख्य रूप से, और इसका कैचमेंट एरिया भी मतलब ठीक ठाक है, करीब 1200 वर्ग किलोमीटर। 1200 वर्ग किलोमीटर। लेकिन स्वान की एक बहुत ही दिलचस्प बात है, इसकी सहायक नदियां क्या 73 हैं। 73? 73 सहायक नदियां? हाँ, 73। ये छोटे छोटे बरसाती धाराएं हैं ज्यादातर, और इसी वजह से बरसात में स्वान नदी एकदम से रौद्र रूप ले लेती है। ओह, तभी। हाँ, तभी इसे ऊना में दुख की नदी भी कहते रहे। बाढ़ बहुत लाती थी। 73 सहायक नदियां, ये तो मतलब इस साइज की नदी के लिए काफी ज्यादा नहीं है, और शायद इसीलिए वो चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ी। हाँ, 73 होना बिल्कुल एक बड़ा कारण है कि इसका पानी इतनी तेजी से और अनप्रेडिक्टेबली बढ़ता है। और आपने सही पकड़ा, इसी बाढ़ की दिक्कत से निपटने के लिए 2013 में वो स्वान नदी चैनलाइजेशन परियोजना को मंजूरी मिली थी। अच्छा, 2013 में? हाँ, और लागत भी देखिए, करीब 922 करोड़ रुपए। 922 करोड़? उस समय तो ये बहुत बड़ी रकम रही होगी हिमाचल के लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था। ये दिखाता है कि बाढ़ रोकना कितना जरूरी था। तो ये चैनलाइजेशन, इसमें करते हैं क्या बेसिकली? देखिए, चैनलाइजेशन का मतलब है कि नदी के बहाव को एक तय रास्ते पर लाना। अक्सर सीधा करते हैं और किनारे पक्के कर देते हैं कंक्रीट वगैरह से। ओके। इस प्रोजेक्ट में कुल 381.50 किलोमीटर लंबाई में यही काम होना है। दौलतपुर से गगरेट तक का एक 17 किलोमीटर का हिस्सा इसमें मेन है। मकसद यही है कि पानी तेजी से निकल जाए, बाढ़ ना आए, और किनारों की जमीन जो कट जाती है वो बच जाए, खेती वाली जमीन बच जाए। बिल्कुल। तो ये थी दो अहम नदियां, रावी और स्वान। पानी देती हैं, जीवन देती हैं, पर चुनौतियां भी हैं। लेकिन पानी के साथ साथ हिमाचल की पहचान तो इसके जंगल भी है। नोट्स में ऊना जिले के वनों का जिक्र है कि उनका सीमांकन ब्रिटिश काल में हुआ था। जी हाँ, सीमांकन मतलब उनकी बाउंड्रीज तय करना। ये शायद उस वक्त लकड़ी या दूसरे वन संसाधनों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए या कमर्शियल यूज के लिए किया गया होगा। अच्छा। और वनों को समझने के लिए एक और जरूरी बात हुई 1964 में। चैंपियन और सेट ने भारत के जो वन प्रकार हैं उनका क्लासिफिकेशन रिवाइज किया था। ये क्लासिफिकेशन, ये किस तरह काम आता है? इससे वनों को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटा जाता है, जैसे वो सूखे जंगल हैं या नम वाले, पहाड़ी हैं या मैदानी, हमेशा हरे रहने वाले हैं या पतझड़ वाले। ओके। इससे हमें जंगल की नेचर समझने में मदद मिलती है।
और फिर उनके कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए सही प्लानिंग हो पाती है। आज भी ये क्लासिफिकेशन काफ़ी हद तक बेस है भारत में फॉरेस्ट मैनेजमेंट का। समझ गई। और नदियों जंगलों के अलावा हिमाचल अपने गर्म पानी के चश्मों के लिए भी जाना जाता है। एक नाम है तत्तापानी, मंडी जिले में। हाँ, तत्तापानी अपने गंधक वाले गर्म पानी के लिए बहुत फेमस था। लोग नहाने जाते थे, इलाज के लिए भी। हाँ, मतलब अब नहीं है। हाँ, दुख की बात है, वो जगह अब कोल डैम प्रोजेक्ट का जो बड़ा सा रिजर्वायर बना है ना, उसमें पूरी तरह डूब गई है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच का बैलेंस कितना मुश्किल है। सच में। लेकिन एक और मशहूर गर्म पानी का चश्मा है मणिकरण, कुल्लू जिले वाला। वो तो है अभी भी। हाँ बिल्कुल, मणिकरण तो अभी भी बहुत लोकप्रिय है, और सिर्फ गर्म पानी के लिए नहीं, उसका धार्मिक महत्व भी बहुत है, सिख और हिंदू दोनों समुदायों के लिए। हाँ, सुना है। और मानते हैं कि उसके पानी में औषधीय गुण भी हैं। तो आज हमने हिमाचल की 2 प्रमुख नदियों को देखा, रावी का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, चंबा से उसका रिश्ता, फिर स्वान नदी, उसकी वो 73 सहायक नदियां और वो बड़ा चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट। साथ ही वनों के मैनेजमेंट का एक पहलू देखा, और गर्म पानी के चश्मे, तत्तापानी का डूब जाना और मणिकरण का बने रहना। बिल्कुल, मेन पॉइंट्स यही है। रावी का पुराना नाम, उसका बड़ा कैचमेंट एरिया, स्वान की वो 73 सहायक नदियां और बाढ़ रोकने का वो बड़ा प्रोजेक्ट, वनों का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, और हाँ, तत्तापानी जैसे प्राकृतिक धरोहर का विकास के नाम पर खो जाना। जबकि मणिकरण आज भी आस्था और प्रकृति का संगम है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, कि तत्तापानी जैसी एक प्राकृतिक और शायद सांस्कृतिक जगह का एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से हमेशा के लिए खो जाना, ये हमें प्रकृति और प्रगति के बीच एक स्थायी संतुलन खोजने की कितनी तत्काल जरूरत की याद दिलाता है। नमस्कार, आज हम हिमाचल प्रदेश के कुछ बहुत ही खास गर्म पानी के चश्मों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास कुछ नोट्स हैं हिमाचल के झरने और स्थल से। बिल्कुल, और इनमें मणिकरण, वशिष्ठ, खीर गंगा जैसी जगहों का जिक्र है। तो देखते हैं कि इन स्रोतों से हमें क्या खास पता चलता है, क्या कहानियां हैं और इनका महत्व क्या है। हाँ, ये नोट्स काफी रोचक जानकारी देते हैं। मतलब सिर्फ ये नहीं कि ये चश्मे कहाँ हैं, बल्कि उनसे जुड़ी मान्यताएं, उनकी खासियतें, वो सब। तो कहाँ से शुरू करें? मणिकरण? हाँ, मणिकरण से करते हैं। ये कुल्लू जिले में है, पार्वती नदी के बिल्कुल किनारे। अच्छा, मणिकरण। एक बात जो इन नोट्स में है वो ये कि वहाँ का पानी कथित तौर पर रेडियोधर्मी गंधक वाला है। हाँ, ऐसा कहा जाता है। मतलब उसमें शायद कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें ऊर्जा होती है। कई बार ऐसे पानी को औषधीय भी मानते हैं लोग। सही। और मणिकरण तो धार्मिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है ना? मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये संगम ही उसकी एक बड़ी पहचान है। और एक और बात, मणिकरण नाम का मतलब कानों का गीत बताया गया है नोट्स में। कानों का गीत, दिलचस्प है। हाँ, और इसी पार्वती घाटी में, मतलब कुल्लू में ही ब्रह्मगंगा नाम की जगह का भी जिक्र है। और हाँ, कसोल का भी। कसोल, वो भी पार्वती नदी के पास ही है ना, छलाल गांव के पास। हाँ, वही। और खीरगंगा का भी जिक्र है, वो पुलगा के पास, कुल्लू में ही। तो कुल्लू में ही कई सारे हो गए। सही कहा। अच्छा, अब कुल्लू से थोड़ा आगे बढ़े, मनाली की तरफ। वशिष्ठ, वो ब्यास नदी के किनारे है ना? हाँ, वशिष्ठ। यहाँ की बात थोड़ी और अलग है। नोट्स कहते हैं कि यहाँ चश्मा ग्रेनाइट की चट्टानों से निकलता है। ग्रेनाइट से? और एक हल्की सी तुलना भी है जापान के झरनों से। हाँ, एक जिक्र है, पर बहुत विस्तार से नहीं। शायद पानी की निकलने का तरीका या चट्टानों की वजह से हो, पर वशिष्ठ असल में अपनी कहानियों के लिए ज्यादा जाना जाता है। पौराणिक कथाएं बहुत हैं। जैसे वो ऋषि वशिष्ठ वाली कहानी कि वो पास के भृगु झील में नहाते थे। हाँ, एक वो है। और एक और जो बहुत मशहूर है, वो लक्ष्मण जी से जुड़ी है कि ये चश्मा उनके अग्नि बाण से प्रकट हुआ था। अग्निबाण? हाँ, ये कहानी तो काफी सुनी है। और एक और भी जिक्र है कि ऋषि वशिष्ठ किसी संतों की सभा में मौजूद नहीं थे। मतलब कई तरह की कथाएं हैं, और इन चश्मों के किनारे मंदिर भी बने हुए हैं जो इसकी धार्मिक अहमियत दिखाते हैं। तो कुल्लू और मनाली के ये खास चश्मे हो गए। इसके अलावा नोट्स हमें किन्नौर जिले के जियोरी भी ले जाते हैं। हाँ, जियोरी, ये उनय नाले के किनारे है किन्नौर में। ये भी एक गर्म पानी का चश्मा है। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो एक पैटर्न सा दिखता है ना। ये चश्मे कुछ खास नदी घाटियों में हैं, पार्वती, व्यास, और कुछ खास जिलों में, कुल्लू, किन्नौर। सही कहा।
एक भौगोलिक जुड़ाव तो साफ है। लेकिन ये सिर्फ भूगोल की बात नहीं है। जैसा हमने देखा, हर जगह के साथ गहरी आस्था जुड़ी है, स्थानीय कहानियां हैं। मतलब ये भूवैज्ञानिक रूप से तो रोचक है ही, साथ में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। बिल्कुल। मणिकरण के पानी की वो कथित रेडियोधर्मिता वाली बात हो, या वशिष्ठ में लक्ष्मण के बाण की कहानी, हर जगह की अपनी एक अलग परत है, एक अलग पहचान है। तो ये नोट्स हमें यही दिखा रहे हैं कि हिमाचल के ये गर्म पानी के चश्मे सिर्फ पानी की स्रोत नहीं है। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये सांस्कृतिक धरोहर हैं, पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं, प्रकृति, आस्था, इतिहास सब यहाँ आकर मिल जाता है। तो संक्षेप में हमने आज मणिकरण, वशिष्ठ, खीरगंगा, कसोल और ज्योरी जैसे कुछ अहम गर्म पानी के चश्मों की बात की, उनकी जगह, उनसे जुड़ी मान्यताएं और कुछ खास बातें समझी। और ये सब दिखाता है कि कैसे भूगोल, आस्था और कहानियां मिलकर एक जगह को उसका खास मतलब और महत्व देते हैं। गर्म पानी के चश्मे और इनसे जुड़ी ये सदियों पुरानी कहानियां, इन्होंने वक्त के साथ हिमाचल में लोगों के बसने और तीर्थ यात्रा के जो रास्ते बने, उन्हें किस तरह से प्रभावित किया होगा, उनका क्या रोल रहा होगा इसमें। नमस्ते। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश के जल स्रोतों और ग्लेशियरों पर कुछ दिलचस्प जानकारी है। कुछ नोट्स हैं, कुछ अंश मिले हैं हमें, तो सोचा कि देखें कि इन स्रोतों से क्या खास बातें पता चलती हैं, है ना? बिल्कुल। हिमाचल की जो भौगोलिक संपदा है, खासकर पानी और बर्फ के रूप में, उसे समझने का अच्छा मौका है ये। देखते हैं ये नोट्स हमें क्या बताते हैं। चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं झरनों से। जानकारी में कुछ नाम है, जैसे मनाली के पास वो कौन सा है? रहला झरना। हाँ, रहला काफी मशहूर है। और चंबा की तरफ भी हैं, जैसे डलहौजी के पास सतधारा झरना है। कहते हैं 7 धाराएं हैं और पानी में कुछ गुण भी हैं शायद। अच्छा, औषधीय गुण, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, फिर भरमौर की तरफ जाएं तो धनछो झरना है। धनछो। और चंबा में एक कुंड का भी जिक्र है, मान नाम की जगह पर कालिका कुंड। ये झरना नहीं, कुंड है शायद। सही कहा, वो कुंड है। और शिमला की तरफ भी एक है, वो समर हिल वाला। हाँ, चैडविक झरना, वो तो काफी फेमस है। जी। और कांगड़ा में मैक्लोडगंज के पास भागसुनाग मंदिर भी है वहां। भागसुनाग, हाँ। तो ये झरने सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, इनका शायद कोई सांस्कृतिक महत्व भी है। बिल्कुल बिल्कुल, कई जगहों पर ऐसा ही होता है। अच्छा, अब झरनों से हटकर जरा उन खास पानी के चश्मों की बात करें। कुंड या चश्मे। हाँ, कुछ अनोखे चश्मे, जैसे नदौन में ब्यास नदी के किनारे पर हैं, कोपरा और ज्वालामुखी। कोपरा और ज्वालामुखी, इनमें क्या खास है? इनके पानी में नमक और आयोडीन मिलता है। अरे वाह, नदी के किनारे और पानी में नमक, आयोडीन, ये तो सच में अनोखा है ना? और इनकी खोज भी काफी पुरानी है, 10 फरवरी 1854। 1854? कमाल है, 150 साल से भी ज्यादा हो गए। जी हाँ। और कांगड़ा में भी एक है सलोल चश्मा। इसकी खोज एक अंग्रेज अफसर ने की थी, कैप्टन A.S. कोलमन। अच्छा, कैप्टन कोलमन। और एक लुंडानी चश्मा भी है बैजनाथ के पास। हाँ, लुंडानी का भी जिक्र मिलता है। क्या बात है, ये चश्मे तो खुद में एक इतिहास है। पर सोचने वाली बात यह है कि इन झरनों और चश्मों में पानी आता कहाँ से है? ग्लेशियरों से ही आता होगा ना ज्यादातर। बिल्कुल सही। हिमाचल में पानी का एक बहुत बड़ा स्रोत ये ग्लेशियर ही हैं। और यहाँ इन्हें क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? शिगरी। शिगरी, अच्छा नाम है। हाँ, ये शिगरी ही हैं जो हमारी बड़ी बड़ी नदियों को पानी देते हैं। और ये भी लिखा है कि हिमालय के ग्लेशियर टेम्परेट ग्लेशियर होते हैं। ये क्या चीज है? हाँ, टेम्परेट, इसका मतलब है कि इनका तापमान जो है वो पिघलने के बिंदु के काफी नजदीक रहता है। जैसे यूरोप में आल्प्स के ग्लेशियर हैं या अमेरिका में रॉकीज के, वैसी। अच्छा, तो ये ग्रीनलैंड या अंटार्कटिका वाले विशाल बर्फ के पहाड़ों से अलग हुए? हाँ, वो बहुत ठंडे होते हैं, उन्हें पोलर ग्लेशियर कहते हैं। वैसे दुनिया का ज्यादातर ताज़ा पानी तो उन्हीं में जमा है, करीब 3/4। लेकिन हमारे लिए पहाड़ी इलाकों के लिए ये टेम्परेट ग्लेशियर ही जीवन रेखाएं हैं। समझ गए। तो अब हिमाचल के कुछ खास शिगरी या ग्लेशियरों की बात करते हैं। जिक्र है बड़ा भंगाल ग्लेशियर का। जी, बड़ा भंगाल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसी जगह पर है जहां कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल स्पीति, ये सब जिले आसपास मिलते हैं। और इसी से रावी नदी निकलती है। रावी नदी, पूरी नदी का स्रोत ये ग्लेशियर है। हाँ जी। फिर एक और ग्लेशियर का जिक्र है जो कुल्लू, स्पीति और किन्नौर के तिराहे जैसा इलाका है, वहां है। वो पार्वती और पिन नदियों को पानी देता है। पार्वती और पिन, ये भी तो बड़ी नदियां हैं। बिल्कुल,
और फिर पब्बर घाटी, चंद्रा घाटी, भागा घाटी, इस इलाके के ग्लेशियर्स ब्यास नदी को पानी देते हैं। चंद्रा और भागा मिलकर ही तो आगे चेनाब बनती है। हाँ, चेनाब। तो मतलब ब्यास और चेनाब का पानी भी इन्हीं पहाड़ों की बर्फ से आता है। और सबसे बड़ा कौन सा है हिमाचल में? सबसे बड़ा है बड़ा शिगरी, नाम से ही जाहिर है। बड़ा शिगरी? हाँ, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। तो ये ग्लेशियर, ये शिगरी सच में हिमाचल की जीवन रेखाएं हैं। रावी, ब्यास, पार्वती, पिन, चिनाब, कितनी सारी नदियां इनसे जुड़ी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं, ये पानी के बैंक हैं। इन स्रोतों से हमें हिमाचल की इस जल संपदा की एक अच्छी खासी तस्वीर मिल जाती है। झरने, कुंड और ये विशाल ग्लेशियर। तो आज हमने हिमाचल के कुछ खास झरने देखे, कुछ अनोखे कुंड और चश्मे, और वो विशाल ग्लेशियर जिन्हें शिगरी कहते हैं, और ये भी समझा कि ये कैसे नदियों को जन्म देते हैं। जी हाँ, और ये जानकारी हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को भी कहती है, क्योंकि ये टेम्परेट ग्लेशियर हैं, तापमान के बदलाव से इन पर असर जल्दी पड़ सकता है। तो भविष्य में मतलब क्लाइमेट चेंज का इन पर क्या असर होगा? और फिर उसका असर इन नदियों पर और उन पर निर्भर रहने वाले जीवन पर क्या पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी। तो चलिए आज हिमालय के कुछ खास ग्लेशियरों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हमारे पास कुछ श्रोता द्वारा साझा किए गए नोट्स हैं। देखते हैं कि ये विशाल बर्फीले क्षेत्र मतलब ग्लेशियर कहाँ है, इनसे क्या बना है और इनके बारे में क्या दिलचस्प बातें पता चलती हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी हम निकाल पाएं। बिल्कुल, इसमें हम चंद्रा घाटी के जो मशहूर ग्लेशियर हैं जैसे बारा शिगड़ी, वहां से लेकर भागा घाटी और हाँ कांगड़ा तक के भी कुछ हिमनदों को देखेंगे। और ये समझना वाकई में रोचक होगा कि ये किन नदियों को बनाते हैं और इनका अपना इतिहास क्या रहा है। हाँ, तो शुरुआत करते हैं बारा शिगड़ी ग्लेशियर से। थोड़ा इसको विस्तार से समझते हैं। ये है लाहौल की चंद्रा घाटी में, और नोट्स के हिसाब से चेनाब नदी का मुख्य स्रोत यही है। एक और खास बात पता चली कि 1936 में इसी ग्लेशियर की वजह से वो प्रसिद्ध चंद्राताल झील बनी थी। हाँ, 1936 में। और यहाँ इतिहास भी काफी दिलचस्प है, जैसा आपने कहा। एक बहुत ही रोचक बात यह है कि 1956 में, सोचिए, सिर्फ महिलाओं के एक पर्वतारोही दल ने इस पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि रही होगी। वाकई में 1956 में कमाल है। हाँ, और फिर 1958 में स्टीवनसन में भी इसे फतह किया। जानकारी ये भी है कि इनसे पहले 1906 में रियलिटी वॉकर नाम के पर्वतारोही भी यहाँ चढ़ाई कर चुके थे। और हाँ, एक और अहम बात, 1955 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब GSI, उसने भी GN दत्त और F अहमद के नेतृत्व में इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया था। अच्छा, GSI ने? जी, शायद ये पहली बार था जब इसके आकार और इसके व्यवहार को वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश हुई। ये GSI वाला अध्ययन तो काफी महत्वपूर्ण रहा होगा उस वक्त। अच्छा, चंद्रा घाटी में बारा शिगड़ी के अलावा और भी ग्लेशियरों के नाम हैं नोट्स में, जैसे छोटा शिगड़ी, पाचा, कुल्टी, शिप्टिंग, गेफांग और डिंकारमो, तपन, सूतर बोरिंग और शामुंद्री भी। मतलब ये सब मिलकर पूरी घाटी के पानी के सिस्टम और लैंडस्केप को बनाते होंगे। बिल्कुल, और इनमें ना गेफांग ग्लेशियर का जिक्र खास तौर पर है। इसका नाम लाहौल के एक देवता हैं गेफांग, उनके मंदिर से जुड़ा है जो सरहे में बताया गया है। नोट्स में ये भी लिखा है कि इसकी जो चोटी है उसकी बनावट स्विट्जरलैंड का वो मशहूर मैटरहॉर्न पर्वत है ना। हाँ, मैटरहॉर्न। बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य होगा ये। सही कहा। फिर मिलांग ग्लेशियर का भी जिक्र है जो पाचा और कुल्टी के बीच में है। और दिलचस्प बात यह है कि इस पर सबसे पहली चढ़ाई 1939 में छात्रों के एक दल ने की थी। स्रोत में नेशनल सेंस जैसा कुछ लिखा है, शायद राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब NCC या NSS जैसा कोई ग्रुप होगा। हाँ, हो सकता है NCC या NSS ही होगा। और मुल्किरा ग्लेशियर भी मिलांग के पास ही बताया गया है। सोचिए 1939 में छात्रों का ग्लेशियर पर चढ़ना कितना एडवेंचरस रहा होगा। बिल्कुल, ये उस समय के युवाओं के जोश और हिम्मत को दिखाता है। खैर, मिलांग और मुल्किला के बाद ये नोट्स हमें भागा घाटी की तरफ ले जाते हैं। हाँ, भागा घाटी के ग्लेशियरों का भी जिक्र आया है इसमें। भी मिलांग का नाम है, फिर मुखिला जो शायद मुल्किला का ही दूसरा नाम या स्पेलिंग हो सकती है। हाँ, संभव है। और फिर लेडी ऑफ किलैंग और गंगास्तांग। और ये भी साफ होता है कि चंद्रा और भागा दोनों घाटियों के ग्लेशियर लाहौल जिले में ही हैं।
हाँ, ये तो स्पष्ट है। अब अगर हम थोड़ा और आगे देखें तो एक और महत्वपूर्ण ग्लेशियर है भादल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह लाहौल में नहीं है, यह कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल इलाके में है, पीर पंजाल रेंज की ढलानों पर। ओह अच्छा, ये कांगड़ा में है। हाँ, और इसी से भादल नदी निकलती है, जो आगे जाकर रावी नदी की एक जरूरी सहायक नदी बनती है। तो ये दिखाता है कि कैसे ये ग्लेशियर अलग अलग घाटियों और नदी सिस्टम्स को पानी देते हैं। इनका असर सिर्फ एक इलाके तक नहीं है, बल्कि काफी फैला हुआ है। सही। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज हमने बाराशिगड़ी, गेपांग, मिलांग और भादर जैसे कुछ खास हिमालयी ग्लेशियरों के बारे में जानकारी ली। हमने समझा कि ये कहाँ हैं, कैसे ये झीलें और नदियां बनाते हैं और कैसे ये पर्वतारोहण और वैज्ञानिक स्टडी के केंद्र भी रहे हैं। बिल्कुल। ये ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के बड़े बड़े ढेर नहीं है, ये बहुत डायनामिक मतलब गतिशील प्राकृतिक ताकतें हैं। ये हमारे भूगोल को लगातार बदल रही हैं, नदियां बना रही हैं, झीलें बना रही हैं। इनका सांस्कृतिक महत्व भी है, जैसे हमने गेभांग देवता के बारे में देखा। और ये इंसानी हिम्मत और खोज के इतिहास का भी एक जरूरी हिस्सा है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तेजी से हमारा पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन कीमती ग्लेशियरों का भविष्य क्या होगा? और आने वाले समय में जो स्टडीज होंगी वो इनसे जुड़े और कौन से नए रहस्य खोलेंगी, ये सोचने वाली बात है।